मित्रों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राहु केतु का जो गोचरी परिवर्तन 23 सितंबर को हो रहा है उसका कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा। इससे पहले हम लोग सिंह लग्न तक बात कर लिए थे, कैसा रहने वाला है सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए, इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन यहां हम बात कर लें कि कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। कन्या लग्न में इनका गोचरी परिवर्तन कहां हो रहा है और कन्या लग्न में जिस राशि में जा रहे हैं उसके कारकत्व क्या हैं और क्या क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानें कि इनके कारकत्व क्या हैं और जिस राशि में जा रहे हैं उसको कैसे प्रभावित करेंगे, फिर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को, यह अधिक आश्विन के शुक्ल पक्ष है, 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद इनका गोचरी संचरण शुरू होगा वृष राशि में, शुक्र की राशि में। कहां से? बुध की राशि मिथुन से वक्री गति से ये शुक्र की राशि वृष में प्रवेश करेंगे राहु, और ठीक उसी समय केतु महाराज मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु दोनों एक साथ गोचरी परिवर्तन करते हैं। ऐसे में इनका क्या प्रभाव होगा, हमेशा संयुक्त प्रभाव की चर्चा होती है। अलग अलग जब महादशा या दशा या अंतरदशा होगी तभी चर्चा होगी, अन्यथा इनके संयुक्त प्रभाव ही ज्यादा मिलते हैं और वही ज्यादा दिखते भी हैं। इनको अलग करके नहीं समझा जाता। जब भी गोचरी परिवर्तन होगा तो एक साथ होगा, इसलिए अंश भी समान होते हैं। इसी कारण से इनके प्रभाव भी अगर अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, सम तो सम। तो राहु का जो प्रकृति है वो और केतु का जो प्रकृति है उसमें अंतर है। राहु जिस राशि में जाते हैं उसके प्रभाव में कमी कर देते हैं और केतु जिस राशि में जाते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो स्वभावगत परिवर्तन है, लेकिन दोनों का जो परिवर्तन होता है साथ होता है। इसलिए यहां पर जो हम प्रेडिक्शन करेंगे लग्न के अनुसार संयुक्त रूप से करेंगे। एक बात और समझ लिया जाए कि राहु का परिवर्तन हो रहा है वृष राशि में, स्थिर राशि में, और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है स्थिर राशि में, वृश्चिक राशि में। लेकिन दोनों में फिर थोड़ा सा फर्क है। राहु का परिवर्तन पृथ्वी तत्व की राशि में हो रहा है और केतु का परिवर्तन जल तत्व की राशि में हो रहा है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व में प्रभाव दिखेगा इन दोनों के गोचरी परिवर्तन के साथ। दूसरी बात एक और स्पष्ट कर दिया जाए कि शास्त्रों में मिलता है, बृहद पराशर में मिलेगा, कई पुस्तकों में, या जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं जिसके सहारे पर हम वैदिक ज्योतिष को समझते हैं, उसमें है कि राहु जो फल छोड़ते हैं वह शनिवत छोड़ते हैं और केतु कुंजवत छोड़ते हैं, यानी मंगल की तरह। तो केतु का गोचरी परिवर्तन हो रहा है मंगल की राशि में, इसलिए केतु यहां मंगल के स्वभाव के अनुरूप कार्य करेंगे, तेज प्रकृति का काम करेंगे। सकारात्मक या नकारात्मक जो भी देंगे वह पूर्ण प्रभाव स्थापित कर पाने वाला होंगे। राहु शुक्र की राशि में जा रहे हैं, शनि के मित्र हैं, इसलिए वह भी पूर्ण प्रभाव स्थापित करेंगे। और यहां ये हर्ष बली होते हैं, इसलिए भी इनका प्रभाव रहेगा। अब हम बात कर लें कि इनका जो कार्यकत्व क्या क्या है। तो किसी देश की प्रसिद्धि या छत्र, अपवित्रता, झूठ, अंधविश्वास, वात एवं कफ का रोग, सन्निपात, ऐसी बीमारी जिसको हम समझ ना पाए, बिना
मशीनी जांच के, हाइपर गैस्ट्रिक, चक्कर आना, यंत्र तंत्र मंत्र, काला बाजार, जादू, दिखावापन, झूठी गवाही, तीव्र ज्वर, इन्फेक्शन, और ये दोनों छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष में जाने जाते हैं। तो छाया ग्रह का मतलब जिनका प्रभाव है और दिखे ना। जैसे हवा चलता है, हवा हमें महसूस होती है लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, वायरस को हम देख नहीं सकते। अभी कोरोना नामक वायरस से पूरा विश्व परेशान है। अगर हम देख पाते तो इससे निजात पा लेते, इसका संक्रमण बढ़ता नहीं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। ये टोटल राहु और केतु के प्रभाव में है। हम बहुत पहले जनवरी से ही हर वीडियो में कह रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद से ही कोरोना की दवाई आ सकती है। उससे पहले कोरोना की दवाई नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी और परिणाम आप सभी के सामने है। हम 23 सितंबर के निकट पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें। अभी पंडित यशराज जी की मृत्यु हुई, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की भी मृत्यु हुई। हमने बुध के राशि परिवर्तन वाले वीडियो में स्पष्ट किया था कि भारत में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के अध्यक्ष की क्षति हो सकती है 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के मध्य में। तो गणना किस दिशा में जा रही है इसको आप लोग जरूर एक बार देख करके समझा करिए। एक ज्योतिष का जो एक अनुप्रयोग है, समाज पर प्रयोग है, उस पर एक बल मिलता है, एक वृद्धि दिखती है कि हाँ, अगर कैलकुलेशन हो रहा है, गणना हो रही है, तो भारतीय ज्योतिष भी इस तरह का कार्य कर पाने में बिल्कुल सक्षम है। अब हम फिर बात करें कि कन्या लग्न में इनका परिवर्तन हो रहा है 9वें भाव में, भाग्य भाव में, वृष राशि में। केतु 3य भाव में, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। भाग्य भाव में केतु का जाना बहुत अच्छा परिवर्तन तो नहीं कहा जाता, अवरोधक होता है। भाग्य भाव में बहुत शुभ परिणाम ये प्रदान नहीं करते, लेकिन इनकी दृष्टियां भी समझना चाहिए। दृष्टियां कहां कहां हैं? तो लग्न पर है, कन्या राशि, 3य भाव पराक्रम भाव पर है जहां केतु बैठे हैं, साथ में 5म भाव पर है शनि और बृहस्पति का भी गोचरीय संचरण। राहु के इस गोचरीय संचरण के काल में होगा काफी समय तक। बीच में शनि का वक्री या मार्गी गति से जब होंगे तो एक राशि आगे और एक राशि पीछे जाए, कुंभ राशि में जाएंगे, तभी छुटकारा मिलेगा। अन्यथा बृहस्पति और शनि का लगभग ज्यादातर मतलब 14 महीने तक, 13 महीने तक साथ रहेगा। तो एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा क्योंकि शनि और राहु का 9म 5म योग बन रहा है। इसको हम बहुत सकारात्मक रूप से नहीं ले सकते। कन्या लग्न के लिए भी तो क्या हो सकता है? भाई बहनों की प्रगति होगी। क्यों होगी? केतु बैठे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। विवाह या अन्य प्रगति भाई बहनों की हो सकती है, लेकिन विवाद भी हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। अध्ययन अध्यापन में रुचि हो सकती है, कीर्ति स्थापित हो सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि शनि पर पड़ेगा, शनि की दृष्टि राहु पर है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है तो राहु कुछ मामले में तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन राहु की दृष्टि शनि पर हो रही है, साथ में बृहस्पति पर हो रही है, तो ऐसे में शिक्षा में अचानक अवरोध का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है। आपको सावधान रह करके बुद्धिमत्ता के साथ अग्रसर होना है। 9वें भाव में गोचर हो रहा है, धार्मिकता में अरुचि आ सकती है, यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि मूल कुंडली में भी 9वें भाव में हैं तो शुभता में वृद्धि कर सकते हैं,
क्योंकि शनि पंचम में बैठे हैं तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन यदि मूल कुंडली में भी यही है और राहु की शांति आप नहीं कराएं तो आपके भाग्य में पूर्णतः अवरोध पैदा करके आपके मूल डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करेंगे और मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। भाग्य में रुकावट होगी, लेकिन अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको दिलाएंगे। कौन? शनि भी और राहु भी, क्योंकि राहु पर बृहस्पति की दृष्टि है, इस कारण से भी शुभता बढ़ेगी। अब ये न सोचिएगा कि बृहस्पति कब आ रहे हैं, 19 नवंबर के बाद बृहस्पति आएंगे। हम ज्यादातर समय जो इस अवधि में नवम पंचम का बन रहा है इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 19 नवंबर के बाद बृहस्पति आ जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। मानसिक पीड़ा संभव है क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। स्वास्थ्यगत समस्या और मानसिक पीड़ा आप महसूस करेंगे। तृतीय भाव पर केतु का होना, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा, सामाजिक पराक्रम बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, सोशल दायरा आपका अच्छा होगा। आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से यदि जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं तो एक परिवर्तन के साथ ग्रोथ मिलेगा आपको। पिता को लेकर तनाव संभव है। क्यों? क्योंकि नवम भाव है, पंचम भाव पर दृष्टि है, इसलिए पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या पिता के कारण कोई नुकसान हो सकता है या पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी को चोट या ऑपरेशन की संभावना बनेगी। अब क्यों बनेगी? क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगा और पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचरी संचरण होगा। बृहस्पति शनि के साथ है और नीच राशि में होंगे, इसलिए पत्नी का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, प्रेम संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा। तनाव उत्पन्न हो सकता है दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को लेकर के। मां को चोट या ऑपरेशन का भी योग बन सकता है, इसमें दो राय नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यदि आपकी मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव में विद्यमान हैं तो इस अवधि में आप राहु की शांति जरूर करा लीजिएगा। यहां जिक्र में करूंगा कि दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां और 12वें भाव में यदि राहु मूल कुंडली में आपके हैं तो आप राहु की शांति जरूर करा लीजिएगा। तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें राहु प्रगति कराएंगे, बहुत बढ़िया प्रगति कराएंगे आपको। फिर भी समय समय पर भैरव उपासना, कुत्ते को रोटी देना, गाय की सेवा करना, असहायों की सेवा करना आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय हो सकता है। अब अंतिम दृष्टि कहां पड़ेगी? अष्टम भाव पर। तो पेट की समस्या, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, पैर में चोट, पैर की एड़ियों में दर्द, कष्ट, अचानक स्वास्थ्य खराब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस अवधि में। घर से दूर जाकर कार्य बनेगा आपका, मूल घर पर रह करके आपका बहुत काम बनने वाला नहीं है। इतना समझिए, इतना गोचरी परिवर्तन का इनके प्रभाव रहेगा। यदि आप राहु को मैनेज कर लेते हैं इस अवधि में तो शनि का परिवर्तन और राहु का परिवर्तन आपको बहुत शानदार परिणाम देगा, बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। घर में किसी सदस्य की वृद्धि करा सकता है, संतानोत्पत्ति करा सकता है, कोई ना कोई शुभता इस अवधि में बढ़ाएगा, इसमें दो राय नहीं है। अब उपाय क्या करेंगे? क्योंकि उपाय तो करना पड़ेगा। तो पहला उपाय तो यही, राहु की शांति अब करा लीजिएगा। दूसरा, केसर और चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाइए। इस बीच में केसर और चंदन का तिलक लगाना है आपको माथे पर। भाई बहनों के साथ सद्व्यवहार करें, वैमनस्यता बिल्कुल न पालें। क्यों? क्योंकि केतु ही आपके अवधारक हो सकता है इस अवधि में। केतु तृतीय भाव में है, अच्छे व्यवहार रहेंगे। मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार करिए क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश है, इसलिए स्वास्थ्य पर गड़बड़, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा। इसीलिए आप मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ एक बेहतर संबंध बना के चलिएगा तो
तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह अवधि सकारात्मक होगा, शुभकारक होगा, प्रगतिकारक होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम तुला लग्न को लेकर के, तुला राशि को लेकर के क्या परिणाम रहने वाला है। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।